मुख्तलिफ ड्रामाज और फिल्मों के अंदर तो सुना कि जी प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए ये हुआ, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए ऐसा हो गया। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली डिपार्टमेंट है क्या और किन चीज़ों को इस डिपार्टमेंट में कवर किया जाता है? प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी को प्लीज़ डिफाइन कीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ हैं, और ब्रेस्ट रिडक्शन जिसमें बहुत इनॉर्मस साइज़ हो उसको रिड्यूस उसको कम करना। करना। और कुछ में ये ठीक है है। कि ब्रेस्ट जो है ढलक जाते हैं उसको थोड़ा-सा लिफ्ट करना। कान की भी कोई सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में हो? बिल्कुल होती हैं। इस वक़्त प्लास्टिक सर्जरी की दुल्हन भी अगर हम इस प्रोसीजर को कहना चाहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, हेयर ट्रांसप्लांट। फाइन लाइन्स या राइट जो फोरहेड राइटिड्स हैं वो बनना शुरू हो रहे हैं। अगर वो ठीक है। बन के विज़िबली सामने नज़र आ रहे हैं तो और उनकी जवानी पे एक दाग लग जाता है, भई तू गंजा था, अब तू दोबारा से कुछ करके आया और इधर से जो है ना बड़ी खूबसूरती से वो सारे के सारे बाल आ जाते हैं। में लेज़र के ज़रिए से कौन-कौन से प्रोसीजर्स इस वक़्त हम कॉमनली वो कर सकते हैं कुछ लेज़र की लेज़र वज़ह ऐसी से? हैं जो कि बर्न कॉज़ कर सकती हैं, कुछ ठीक है, लेज़र ऐसी हैं जिसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है। ओके। पीआरपी एक टर्म यूज़ होती है, पहले तो इलैबोरेट कीजिएगा कि पीआरपी बेसिकली है क्या? प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। हम हर गली मोहल्ले में जो है ना वो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, दाग धब्बे दूर करने वाली क्रीमें, संदल-चंदल पता नहीं क्या-क्या दिस दैट फ़ायज़ा से लेके समीना, सकीना तक सारी गलियाँ भरी पड़ी हैं। इनको एक फ़ील्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे आप कैसा देखते हैं? कटे होंठ वाले, कटे तालू वाले जो हैं, बिल्कुल। पैदाइशी जो बच्चे हैं जिनके कटे हुए होंठ हों, कटे हुए तालू हों, ऐसे बच्चों को भी प्लास्टिक सर्जरी में ही ट्रीट किया जाता है। लिकेड राइनोप्लास्टी या फिर सर्जिकल सर्जिकल राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी। सर्जिकल राइनोप्लास्टी में। कुछ इस वक़्त मिथ्स जो आपके जिससे आप खुद भी तंग हो गए, यार ये क्या लोगों ने दिमाग में डाल दिया हमारी फ़ील्ड में? कोई ऐसी बात? अनरियलिस्टिक जो है पेशेंट की अप्रोच और एक्सपेक्टेशन। वो जो खुद गूगल से पढ़ के आएगा उसके बाद फिर अगर आप हमारा रेफ़रेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बखैरियत होंगे। अल्लाह जल्ल शानहू आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हम एक नए मौज़ू के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की पॉडकास्ट हमारे मेहमान जो हमारे साथ हैं, आपके बहुत सारे ऐसे सवालात और ऐसी गलतफ़हमियाँ आज दूर होंगी, जो शायद अमूमी तौर पर हमारे अप्रोच से ऐसे लोग बाहर होते हैं। हम बचपन से एक नाम सुनते हैं और ये नाम हमेशा हमने मुख्तलिफ ड्रामाज और फिल्मों के अंदर तो सुना कि जी प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए ये हुआ, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए ऐसा हो गया। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं एक रिन्यूड यंग प्लास्टिक सर्जन से, जो कि आपके बहुत सारे गलत फ़हमियों का अज़ाला आज करके जाएँगे इंशाअल्लाह। बात ये है कि मैं अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुन जमाल, अल्लाह जल्ल शानो खूबसूरत हैं और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह जल्ल शानो बेहतरीन चीज़ों को बनाने वाले हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का जो मेजर रोल है वो बेसिकली आपकी जो बनावट उसकी खूबसूरती में है। आपने अक्सर सुना होगा बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, पीआरपी, एब्डोमिनोप्लास्टी, गायनोकोमेस्टिया, लाइपोसक्शन और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आपके सामने से गुज़रती रही होंगी और बहुत सारे गलत आइडियाज़ लोग गलत तरीकों के ज़रिए से आपके ज़हन में जो घुसा चुके हैं, आज हम उन सब का अज़ाला करने चलेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज में, ही इज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑल्सो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से आज हमने उनको तकलीफ़ दी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ गिने-चुने लोग होते हैं। इवन एक बहुत बड़ी डिवीज़न के अंदर भी आप देखें तो 2-3 सर्जन्स के अलावा और सम टाइम ऐसा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी शायद कोई हमें प्लास्टिक सर्जन्स नहीं मिलते। तो एक तो हमें हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली डिपार्टमेंट है क्या और किन चीज़ों को इस डिपार्टमेंट में कवर किया जाता है? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली ना डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आती हैं। बर्न्स आ जाते हैं, जले हुए जितने मरीज़ हैं, ठीक है। जलने के बाद जो उनके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चेहरे के ऊपर हाथ वगैरह जल जाएँ, उँगलियाँ टेढ़ी हो जाना, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। हेड ठीक एंड है। नेक कैंसर्स इसके अंदर आते हैं। ओके। और उसके अलावा जो है पैदाइशी नुक्स जो होते हैं, ठीक है। कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू, ओके, ओके। पैदाइशी हाथ के मसाइल कि उँगलियाँ ज़्यादा हैं, उँगलियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक इस है। तरह के मसाइल। और उसके बाद एक इसकी डिवीज़न कॉस्मेटिक सर्जरी की भी है, ठीक है। जो कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ही आती है।
प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी को प्लीज़ डिफाइन कीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों अलग-अलग कॉस्मेटिक हैं, सर्जरी ये प्लास्टिक बहुत एक सर्जरी के एक सब डिवीज़न ही है। सब डिवीजन्स ही हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी के कुछ प्रोसीजर्स हमारी ऑडियंस के लिए जो मेजरली आजकल इस जो वक़्त ट्रेंडिंग में ज़्यादातर चल रहे हैं। आजकल कॉमन है मेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है। ठीक उसके है, अलावा गायनेकोमेस्टिया जो मेल ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं, उसमें ठीक है, लाइपोसक्शन ये मोस्ट कॉमन है। बाकी लाइपोसक्शन ओवरऑल ही बॉडी कंटूरिंग के लिए, ठीक फिर है, एब्डोमिनोप्लास्टी आ जाती है। नॉन कॉस्मेटिक वो जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, ठीक है। पीआरपी फॉर हेयर फॉल, इसके अलावा जो पिगमेंटेशन के इश्यूज़ होते हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग और ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। अच्छा, इसमें बोटॉक्स और फिलर्स को थोड़ा-सा एलैबोरेट कीजिएगा इस वक़्त। बोटॉक्स बेसिकली ना अपर वन थर्ड ऑफ फेस में जो हमारे जैसे फोरहेड के ऊपर रिंकल्स ठीक है, बनना शुरू हो जाते हैं, सही तो है, इसमें हम ये इंजेक्शन लगाते हैं जिसका इफेक्ट तकरीबन 9 महीने के अराउंड रहता है। ठीक उसमें है, ये है कि जिस मसल की वजह से वो रिंकल्स और लाइंस बन रही हैं, वो मसल ब्लॉक हो जाता है, उसका एक्शन ठीक है, रुक जाता है, जिसकी वजह से वो जो लाइंस बन रही होती हैं, सही है। वो विजिबल नहीं रहती, फॉर टाइम बीइंग वो रुक जाती हैं, नज़र नहीं आती। और उस ड्यूरेशन के बाद फिर से वही प्रोसीजर दोबारा से दोबारा रिपीट करना होगा, पड़ेगा। दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो ये ओ ओल्ड एज लोगों में अमूमी तौर पे किया जा रहा है आजकल या नहीं, नहीं, यंग में भी। यंग्स में भी हो रहा है? और क्योंकि फिलर्स बोटॉक्स जो है ना जी, जी, बेसिकली तब आइडियली लगवा लेना चाहिए जब फाइन लाइन्स या राइट जो फोरहेड राइटर्स हैं वो बनना शुरू हो रहे हैं। अगर वो ठीक है, बन के विज़िबली सामने नज़र आ रहे हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन, फिर बोटॉक्स का रोल नहीं है उसमें। ठीक है। और फिलर्स को एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। फिलर जैसे फेस के अंदर चीक्स में या इस एरिया में कोई महसूस हो रहा है कि कुछ डिफेक्ट है या फिर वॉल्यूम लॉस है, तो उसको वॉल्यूम को फिल करने के लिए किया जा सकता है। जैसे नेज़ोलेबियल फोल्ड अगर इनहैंस हो गया है, तो उसमें फिलर्स इंजेक्ट कर देंगे जिसकी वजह से नेज़ोलेबियल फोल्ड नज़र आना ख़त्म हो जाएगा। चीक ऑगमेंटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, चीक का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, जॉ लाइन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक। मगर मतलब ये वॉल्यूम देता है, जहाँ उसको जब एनहांस करके इक्वल जो है ना उसको हुँ। बराबर कर देगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी को हम 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करें, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल में, ठीक है? इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव अगर अब उसमें वो कर लें, तो ये प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में मेजरली कौन-कौन से आएँगे और सर्जिकल प्रोसीजर जो इसमें आने हैं वो कौन-कौन से आएँगे? नॉन इन्वेसिव में जो मोस्ट कॉमनली हो रहे हैं ना वो यही हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, ठीक है, पीआरपी है, ठीक है, माइक्रो नीडलिंग है और ओके, कुछ लेज़र्स आ जाती हैं। और ठीक है, उसके अलावा जो इन्वेसिव प्रोसीजर हैं वो सर्जिकल तमाम प्रोसीजर जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट है ओके, और बियर्ड ट्रांसप्लांट हो रही है, आईब्रोज अच्छा, ट्रांसप्लांट है, आईलैशेस ट्रांसप्लांट होती हैं ओके, और उसके अलावा लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया टमी ठीक टक आ है, जाएगा। उसके अलावा ब्रेस्ट रिडक्शन आ जाती है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन आ जाती है ठीक है, और बटक जो है उसका ऑगमेंटेशन, ये सारा कुछ ठीक हो गया। सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसके आता अंदर आ जाएँगे सारे। लेज़र ट्रीटमेंट्स जो है ना वो बड़ी एक स्टैटिकली प्रोमिनेंट हैं इस वक़्त। तो उसमें लेज़र के ज़रिए से कौन-कौन से प्रोसीजर्स इस वक़्त हम कॉमनली वो कर है। सकते हैं? लेज़र्स के ज़रिए सबसे कॉमन तो जो अनवांटेड हेयर्स हैं फेस पे फीमेल्स में ठीक है। ज़्यादातर और कुछ मेल्स में भी होता है जी, कि ज़्यादा चीक्स के जो हेयर्स चीक्स के हेयर्स होते हैं बियर्ड के एरिया में, तो वो रिमूव किए जा सकते हैं। सही है। और उसके अलावा जो है स्किन रिजुविनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्किन पिगमेंटेशन जो है उसके लिए इवन कुछ लेज़र्स ऐसी भी हैं जो कि एब्लेटिव हों और वो स्किन जो रिंकल्स हैं, राइटिड्स हैं, फाइन लाइंस, उसके लिए ठीक भी है, जो है वो यूज़ किया जा सकता है इस लेज़र्स को। ठीक हो गया। ये सेफ़ है? इससे कोई बाद में कार्सिनोजेनिक नहीं, कोई इफ़ेक्ट्स या कुछ नहीं, इस तरह के? कोई कार्सिनोजेनिक नहीं है। अच्छा, सेफ़ बिल्कुल, है, बिल्कुल सेफ़ है। सेफ़ है। कोई एज लिमिट्स इसके लिए कि इस एज में लेज़र यूज़ की जा सकती है? किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कॉमन है जब भी यंग एज में मोस्ट कॉमनली आराम से यूज़ की जा सकती है ठीक हो सेफली। गया। और बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो कि इस जगह पे लेज़र यूज़ नहीं करें? हर जगह पे बस आईज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है। लेज़र की कोई टाइप्स हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं, एनडी-YAG है और उसके अलावा CO2 लेज़र्स है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। नॉर्मली आजकल हमें सोशल मीडिया पे जो है ना वो देखने में और मशीनें मिलती हैं। इनकी सबकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हेयर्स के लिए करनी है तो एक और वेवलेंथ की होगी, पिगमेंटेशन के लिए करनी है
ठीक तो है, और वेवलेंथ की लेज़र यूज़ होगी, मतलब हर मसाइल के लिए अलहदा वेवलेंथ ठीक हो गया। की लेज़र यूज़ होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर ये देखा जाता है इवन कि फ़ेसबुक पे मेटा के जो है ना वो एड्स आ रहे होते हैं कि जी लेज़र खरीदें, खुद अपने वो ख़त्म करें बाल। तो ये इस तरह की जो लोकल मार्केट में चलने वाली डिवाइसेज़ हैं, क्या ये वाक़तन इफ़ेक्ट नहीं, रखती लेज़र हैं उनका कम या से कम किसी ऐसे बंदे से करवानी चाहिए, खुद तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा बंदा हो जो कम से कम बोर्ड सर्टिफाइड तो हो, ठीक है, या प्लास्टिक सर्जन हो या डर्मेटोलॉजिस्ट हो। ठीक है, कम से कम उसको उसकी यूज़ करना आता हो, उसकी प्रिकॉशंस पता हो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पता हो, और पता हो ठीक कि है। इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो किस तरह हैंडल करनी है। क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस इसमें पॉसिबल हैं कुछ लेज़र्स की लेज़र वज़ह ऐसी से? हैं जो कि बर्न कॉज़ कर सकती हैं, कुछ ठीक है, लेज़र ऐसी हैं जिसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है। ओके, तो ये सारा कुछ कम से कम ऐसा बंदा तो हो कि वो जी, कॉम्प्लिकेशन हैंडल कर सके। इन चीज़ों का जिसको आइडिया हो। ठीक हो गया। पीआरपी एक टर्म यूज़ होती है, पहले तो इलैबोरेट कीजिएगा कि पीआरपी बेसिकली है क्या? प्लेटलेट प्लाज़्मा, प्लेटलेटिंग पेशेंट का ही प्लाज़्मा ब्लड लेते हैं, ठीक है। उसी को ही जी, जी। प्रोसेस करते हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक फ्लूइड जो है वो अलहदा किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट में हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर फॉल वाले पेशेंट में वो इंजेक्ट किया जाता है। ठीक उससे है, ये है कि जो हेयर फॉल है उसमें ग्रोथ फैक्टर्स उसको वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और ठीक इसके हो कुछ गया। सेशंस करने पड़ते हैं। उसके साथ ये है कि हेयर फॉल रुक जाता है। सही है। इसके अलावा पीआरपी हेयर फॉल के अलावा भी बाकी किसी फेस के पर्पज़ ऊपर यूज़ किया जा सकता है फॉर मिलाज़्मा। ठीक है। तो इसको ये जो आप मेडिकल के टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, इसको पिगमेंट अगर थोड़ा-सा जैसे सादा लफ्ज़ों चेहरे में के ऊपर जी, जी। पिगमेंटेशन होना शुरू हो ठीक जाती है। है, जो नाइट क्रीम्स सादा लफ्ज़ों में छाइयाँ नाइट धब्बे क्रीमें जैसे और वो यूज़ करके जो जी, छाइयाँ जी। बन जाती हैं, उसके अंदर भी माइक्रो नीडलिंग करते हुए साथ पीआरपी को इंजेक्ट किया जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है, वो बड़ा अच्छा आ जाता है कि पिगमेंटेशन वगैरह खत्म हो जाए। हम हर गली मोहल्ले में जो है ना वो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, दाग धब्बे दूर करने वाली क्रीमें, संदल-चंदल पता नहीं क्या-क्या दिस दैट फ़ायज़ा से लेके समीना, सकीना तक सारी गलियाँ भरी पड़ी हैं। इनको एक फ़ील्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि हार्मफुल ठीक हैं है, फेस के लिए। तो और स्किन कैंसर वगैरह के ठीक चांसेस है, बढ़ जाते हैं, स्किन थिन हो जाती है, पिगमेंटेशन इंक्रीज़ हो जाती है इससे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो लगाने के बाद ना चंद दिन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट इसी आता वजह है। से ना, क्योंकि इसमें मिक्स डिफरेंट क्रीम्स डाली जाती हैं स्टेरॉइड की। ठीक है, इनिशियली तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी, जब कुछ अरसे बाद छोड़ेंगे तो पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, छाइयाँ हो जाएँगी, फिर जब दोबारा यूज़ करेंगे फिर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इन द ठीक है, एंड जो है ना वो परमानेंट हो जाती है, ओके। तो जो स्किन डैमेज हुई होती है। मेडिकेटेड कोई इस तरह की रिकमेंड की जाती हैं आपकी तरफ से पेशेंट टू पेशेंट फीडबैक? वेरी। ओके, हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली अलग कि उसकी होंगी उसकी स्किन स्किन के कैसी है, अकॉर्डिंग। क्या इश्यू क्या है, और क्या दी जाए उसको ठीक हो मेडिसिन। गया। दूसरा कुछ प्रोसीजर्स आजकल यूज़ होते हैं स्किन टाइटनिंग के लिए, वो उनको ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे हाइफू ठीक भी है, एक हाइफ़ू हो गया। डिवाइस है जिसमें स्किन टाइटनिंग की जा सकती है। आरएफ माइक्रो नीडलिंग भी है, माइक्रो नीडलिंग जब करते हैं उसके कुछ सेशंस के बाद वो स्किन टाइटनिंग कर देती हैं। ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं। ये करवा किस पर्पज़ के लिए रहे हैं आजकल मतलब यूज़ किस पर्पज़ के लिए हो स्किन रही है? टाइटनिंग के लिए, डबल चिन को ख़त्म करने के ठीक लिए, है, जॉ लाइन की डेफिनेशन के लिए। ठीक हो गया। ये उस पर उनको जो है डेफ़िनेट यही हल है स्किन टाइटनिंग का या ये प्लास्टिक सर्जरी में इसके अलावा इसका कोई सर्जिकली अल्टरनेट भी भी किया जा सकता है, मगर ऐसा पेशेंट जो कि सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना चाहता, तो ये नॉन सर्जिकल जो हैं ये भी काफ़ी हद तक पेशेंट को डिज़ायरेबल रिज़ल्ट दे देते हैं। ठीक हो गया। हमारे इस एरिया में इनमें से कौन-कौन से कॉमनली इस वक़्त जो है ना वो ये चल रहे हैं? सारा सारे सारे के सा सारे सारे हो रहे हैं। कुछ फेशियल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि नॉर्मली जो है ना वो कॉस्मेटिक में यूज़ किए जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के। उनमें कुछ प्रोमिनेंट जो हैं इस वक़्त मोस्टली वो कौन-कौन से हैं? राइनोप्लास्टी ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। और उसके अलावा जो सर्जिकल है ब्लेफरोप्लास्टी, आँखों के ऊपर और नीचे जो एक्सेस स्किन आ जाती है, यहाँ ठीक बिल्कुल है, इसी एरिया में फैट पैड्स बन जाते हैं ठीक लोअर है, आईलिड के इस एरिया में, तो ये मोस्ट कॉमन है। और फिर उसके अलावा फेस लिफ्ट है, ये अच्छा, सर्जिकल आ जाते हैं। नॉन सर्जिकल में भी ये है कि फिलर्स के साथ लिप जो है ऑगमेंटेशन
ठीक है, और वो करवाना, और लिक्विड राइनोप्लास्टी फिलर्स के साथ फॉर टाइम बिंग जो है फिलर डलवा लें आप, नाक ठीक की है। शेप बेहतर हो जाती है। मगर उसका फिर वही है डाउन टाइम के जी, आप 9 महीने से 1 साल तक, उसके बाद फिलर ख़त्म हो फिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपको उस प्रोसीजर को रिपीट शादी कराना के टाइम पड़ेगा। में धोखा देने के लिए काफ़ी है, उसके बाद दोबारा से फिर कान में ही चली जाएगी। अच्छा, राइनोप्लास्टी कुछ ईएनटी सर्जन्स भी ना उसमें वो कर रहे हैं कि जी हम लोग करते हैं। तो आइडियली ये किसकी फ़ील्ड है? प्लास्टिक सर्जरी की है या ईएनटी स्पेशलिस्ट जो की है? राइनोप्लास्टी है वो तो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड है। ठीक है, ईएनटी वाले करते हैं बेसिकली ठीक है, सेप्टोप्लास्टी, ठीक कि है जिसको सांस लेने की जी। दुश्वारी है, हड्डी टेढ़ी वो हड्डी अंदर वाली। टेढ़ी है, तो वो ठीक है, जो है सेप्टोप्लास्टी वो ईएनटी वाले ठीक है। करते हैं। नहीं, वो राइनोप्लास्टी को भी बाकायदा वो करते हैं कि जी हम इसकी जो है ना वो शेप भी उसको रीडू हम करेंगे। कर तो रहे हैं कुछ, मगर बेसिकली ये प्लास्टिक सर्जरी की का मेडिकल प्रोसीजर एथिक्स के अकॉर्डिंग उनका ये राइट नहीं है इसको प्रोसीड करना। कर तो वो सकते हैं, ठीक है। मगर कॉस्मेटिक सर्जरी ज़्यादा बेहतर एक प्लास्टिक सर्जन कर सकता है। ये बिल्कुल पॉइंट आपका वैलिड है। अच्छा, दूसरा ब्लेफरोप्लास्टी को थोड़ा-सा दोबारा से एक्सप्लेन कीजिएगा। ब्लेफरोप्लास्टी बेसिकली तो ये है कि आँखों के अपर आईलिड और लोअर आईलिड अगर स्किन ठीक है। एक्सेस है, हुडिंग हो रही है, नीचे की तरफ एक्सेस स्किन देखने में पता चल रही है, तो उसको जो है ना आँखों का जो फ़ोल्ड बनता है, उसी के अंदर ही इंसिजन दे के निकाल दिया जाता है, और बाद में स्कार का पता भी नहीं चलता कि यहाँ अच्छा, पे कोई निशान भी बना है। अच्छा। ये बेसिकली इसमें बाद में कुछ स्टिचिंग वगैरह भी होती स्टिच है या? होते हैं और वो रिमूव हो जाते हैं, निशान वगैरह का पता नहीं चलता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये तो बेसिकली उसमें नहीं आना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन में तो नहीं, ये या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। कॉस्मेटिक्स में ही आएगा। ठीक है, और ठीक हो गया जी। चिन ऑगमेंटेशन को थोड़ा-सा। चिन ऑगमेंटेशन अगर तो किसी पेशेंट को महसूस हो कि जी मेरी चिन जो है पीछे की अच्छा, तरफ है, ठीक तो है, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो फिलर्स डाल दिया जाए, फिलर डाल के उसकी थोड़ी-सी ऑगमेंटेशन की जा सकती है। कुछ चिन के जो हैं इम्प्लांट्स भी मिलते हैं, मगर वो फिर अच्छा, सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ चला जाता है। नॉन ठीक है। सर्जिकल अगर पेशेंट चाहे, तो फिर फिलर डाल के चिन की ऑगमेंटेशन की जा सकती ये भी कुछ टाइम हो तक होंगे फिर उसके है, फॉर बाद? टाइम बिंग। ओके, 1 ईयर तक ऑलमोस्ट निकाल जाते हैं, फिर उसके बाद इस प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा। अगर इम्प्लांट डालते हैं तो वो परमानेंट इम्प्लांट भी होता है, ठीक है। वो सर्जिकली होगा इम्प्लांट? वो सर्जिकल। ठीक हो गया जी। बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर्स कॉस्मेटिक सर्जरी में कौन-कौन से कॉमनली इस वक़्त हो रहे हैं? मोस्ट कॉमनली तो लाइपोसक्शन, ठीक है, मेल में गायनोकोमेस्ट्री, गायनेकोमेस्टिया के लिए, ठीक है, और टमी टक, ठीक है, और ब्रेकियोप्लास्टी जो आर्म के अंदर एक्सेस फैट होती है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली बॉडी कंटूरिंग के लिए ये प्रोसीजर हो रहा है। ठीक हो गया। टमी टक को एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा-सा टमी टक प्लीज़। ये बेसिकली अगर बहुत बड़ा और हैंगिंग एब्डोमेन है, जी, जो कि पेशेंट को वैसे भी लाइफ साइकिल जो है उसकी ज़िंदगी गुजारने का वो सारा उससे भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पेट लटका हुआ, चलना फिरना मुश्किल और बाकी मामलात भी। तो उसमें हम ये करते हैं कि उस एरिया को जो एक्सेस है वो निकाल के एब्डोमेन की शेप बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। जी। एब्डोमिनोप्लास्टी में आएगा फिर ये या? उस वही चीज़ है, ठीक, मतलब एब्डोमिनोप्लास्टी, सर्जिकल टमी प्रोसीजर है, एब्डोमिनोप्लास्टी को ठीक हो गया। टमी अच्छा, इसमें अभी फैट के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपकी फ़ील्ड से एक लड़ता-झगड़ता सा एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपकी इसमें लिपोसक्शन की कुछ अरसे के लिए दोबारा से वहाँ पे चांसेस हैं। तो अभी जो बैरिएट्रिक सर्जन्स जो सर्जरीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आप बीइंग मेडिकल प्रोफ़ेशनल उसको किस लिहाज़ से देखते हैं कि क्या अच्छा, सिनेरियोज़ में होना चाहिए? लिपोसक्शन ना वेट रिडक्शन सर्जरी नहीं है। ठीक है, वो बॉडी शेप, बॉडी कंटूरिंग के लिए तो है। किसी एक उम, पार्ट के लिए हाँ, वो स्पेसिफ़िकली है। बॉडी शेप बेहतर कर सकेंगे, बॉडी के लिए ना वज़न कम नहीं कर सक के लिए है ही नहीं ये प्रोसीजर। ठीक है, जो बैरिएट्रिक सर्जन कर रहे हैं, वो असल में कर देते हैं, जिसके बाद बॉडी का जो ओवरऑल जो वज़न है जिस्म का, वो ठीक है। कम होता है। जो टोटल वो डिफरेंट चीज़ है, पूरी बॉडी का वेट जिसका होगा वो उसकी तरफ वो मूव कम होगा, होगा, मगर और जो किसी एक लिपोसक्शन स्पेसिफिक पॉइंट पे हैं, फॉर एग्जांपल गायनोकोमेस्टिया हो गया, टमी टक, और उन लोगों के लिए फिर ये लाइपोसक्शन हो लिपोस जाएगा। मगर जी, वो वेट रिडक्शन सर्जरी नहीं है लिपोसक्शन। ठीक है। कान की भी कोई सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में? बिल्कुल होती हैं, जैसे पैदाइशी कान है ही नहीं, ठीक है। दोबारा बनाया जाता है। अच्छा, और उसके अलावा कुछ बच्चों के पैदाइशी प्रोमिनेंट एयर होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है, उनको करेक्ट किया जाता है। कुछ होता है कि ट्रॉमा हो गया, कुछ चोट लग गई, कान कट गया या इस ठीक तरह है, से, तो वो भी किया जाता है। ठीक हो और गया। इवन फीमेल्स में स्लिट एयर हो जाता है जो हैवी
ज्वेलरी पहनती हैं, उसकी जी, वजह से कान का जो लॉब्यूल है वो कट जाता है, ठीक है, उसको दोबारा रिपेयर किया जाता है। ठीक हो गया। ये सारे इसमें आ जाएँगे, हुँ। ठीक हो गया। फैट ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट है प्लास्टिक सर्जरी में? फैट ग्राफ्टिंग बेसिकली किसी एक जगह से हम फैट निकाल के किसी दूसरी जगह पे डालते हैं कि जिसकी ऑगमेंटेशन करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फीमेल में हमने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करनी है और उसमें अपनी ही फैट इतनी है कि वो हमें यूज़ की जा सके, तो एक एब्डोमेन से या थाई से हम फैट लेते हैं और वो इम्प्लांट कर देते हैं ब्रेस्ट जी, में, तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ वक़्त के बाद वो फैट डिज़ॉल्व होने के चांसेस नहीं होंगे? जितनी फैट डाली जाती है ना उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फैट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, बाकी ठीक है, जो है वो रहती है और वो लाइफ टाइम होती है। ठीक है। तो इससे बेहतर नहीं है कि जो भी इम्प्लांट्स आ रहे हैं, उसकी तरफ मूव होना या फिर इम्प्लांट में ना हुँ, ऑपरेट के बाद मॉर्बिडिटी और बड़ा ठीक है, कम है, पेशेंट रिकवरी बहुत अच्छी है ठीक है, और जो रिजल्ट्स हैं वो शेप वाइज़ वो ज़्यादा बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट ट्रांसफर। ठीक मतलब इम्प्लांट इज़ इम्प्लांटेशन सुपीरियर। इज़ बेस्ट ऑप्शन, ओके। सर ब्रेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स आपके पास इसमें प्लास्टिक सर्जरी में कौन-कौन से अवेलेबल हैं वो? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ठीक है, जिसमें साइज़ इंक्रीज़ करना हो ठीक है, और ब्रेस्ट रिडक्शन जिसमें बहुत इनॉर्मस साइज़ हो उसको रिड्यूस उसको करना कम करना, और कुछ में ये ठीक है है, कि ब्रेस्ट जो है ढलक जाते हैं उसको थोड़ा-सा लिफ्ट करना। ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन ये प्रोसीजर्स हैं। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, फीमेल के प्रोसीजर्स हैं छाती के हवाले से, तो प्लास्टिक सर्जरी में इनके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, स्पेशली वो फीमेल्स जिनमें ये ब्रेस्ट रिडक्शन का हमारे यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बहुत एक पेनफुल प्रोसीजर्स है उनको कैरी करना और नॉर्मल लाइफ़ उसके साथ गुज़ारना। तो प्लास्टिक सर्जरी में इसका एक बड़ा अच्छा ये हल जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए से अवेलेबल है। सर आपके कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मैं समझता हूँ कि शायद इस वक़्त प्लास्टिक सर्जरी की दुल्हन भी अगर हम इस प्रोसीजर को कहना चाहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि इस वक़्त हम पहले होते थे देखते थे कि लोगों का एक प्रॉपर यहाँ पे जो है ना वो स्कार बना होता था ट्रांसप्लांट के हवाले से। तो अब देखते हैं कि जी बंदा आया, घर से गया, ट्रांसप्लांट करा के खुद ड्राइव करके गाड़ी वापस भी आ रहा है। तो एक बड़ी अच्छी इनोवेशन है ये ट्रांसप्लांट। पहले जो प्रोसीजर था ना एफयूटी एक पूरी स्ट्रिप निकालते थे, ठीक स्टिचेस है। लगाते थे जी, और अब उसको लेटेस्ट टेक्नीक है एफयूई, ठीक है, उसने रिप्लेस किया। उसमें ये है कि कोई स्टिच नहीं होता, पेशेंट को पेन भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती, थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की होती है और आराम से पेशेंट आता है, करवाता है और चला जाता है। ठीक है, और बाल भी जो एफयूटी था उसमें थोड़ी-सी लिमिटेशन होती थी, स्पेसिफिक एरिया के अलावा ले नहीं सकते थे। एफयूई में जितना मर्ज़ी हम बाल निकालें, थोड़ा-सा हमारा डोनर एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। सर ये एफ़यूई और एफ़यूटी अब हमें और कन्फ्यूज़ कर गए हैं। ऑडियंस को इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, फुल फॉर्म ऑफ एफ़यूटी एंड बेसिकली एफ़यूटी। एफयूई जो है ना फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, ये अब एक है कि एक-एक हम बाल को निकालते हैं, पंच के ज़रिए निकालते हैं। ठीक जो है, एफयूटी था ना उसमें ये था कि हम पूरी एक स्ट्रिप निकाल लेते थे पेशेंट के बैक से ठीक है, और फिर वहाँ पे स्टिच लगाते थे और वो जो स्ट्रिप निकालते थे उसमें से एक-एक बाल को अलहदा बाद में करते थे। मगर ये है कि उसमें एक लिमिटेशन आ जाती थी, एक स्पेसिफिक जो है ना लेंथ की हम और डायमीटर की स्ट्रिप निकाल सकते थे, उससे ज़्यादा निकाल नहीं सकते क्योंकि उसमें फिर इश्यू ये हो जाता था कि पेशेंट को नेक फ्लेक्स करते हुए स्ट्रेच होना, पेन ठीक होना, है, इवन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते थे। ठीक है, और जो एफयूई में है, जो लेटेस्ट टेक्नीक है, उसमें एक इन्फेक्शन के चांसेस कम हो गए, पेशेंट को पेन कम होती है ठीक है। और सुकून से मरीज़ आता है, करवाता है और जाता है। आपका जो एफ़यूटी था ये भी लोकल में होता था या ये लोकल, उस वक़्त दोनों ही लोकल, दोनों दोनों लोकल लोकल। एनेस्थीसिया में थे कि उस जगह को सुन करके बेसिकली तो उसमें से ये मगर ये प्रोसीजर है किया? कि कभी कोई हज उम्रे पे गया तो फिर एक निशान साफ पता चलता था कि जी। जी ये है ट्रांसप्लांट का। और अगर उसके बाद भी जो है ना 1-2 लोग मैंने देखे हैं कि बड़ा प्रोमिनेंट सा जो है ना उनका कट, हाँ, वो निशान पता चलता उनकी जवानी पे एक दाग लग जाता है, भाई तू गंजा था अब तू दोबारा से कुछ करके आया, और इधर से जो है ना बड़ी खूबसूरती से वो सारे के सारे बाल आ जाते हैं। अच्छा सर एक एक बंदा है जिसका डोनर एरिया बहुत कम है, मैं सादा लफ्ज़ों में इसको कहूँ कि भाई जिसके सर पे बाल बहुत ही कम रह गए हैं, लेकिन उसने अब बाल लगवाने हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन है? है। अब अगर उसके बिल्कुल ही ख़त्म है, हमारे पास डोनर एरिया नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बच जाती है बॉडी हेयर्स की। ठीक है, जिसम के कि बाकी चेस्ट बाल। से लें, अगर डोनर एरिया को थोड़ा बहुता है कि उसको हम कुछ मेडिसिन दे के एनहांस कर सकें कि डोनर एरिया कुछ बेहतर हो जाए।
ठीक वहाँ है, से कुछ ले लिए जाएँ, बाकी बॉडी हेयर से ले लिए जाएँ, चेस्ट से ले लेते हैं, आर्म से ले लेते हैं, लेग से ले लेते हैं, कि वो ठीक है। एरिया उसका जो है ना कुछ ना कुछ बाल्डनेस कवर हो जाए। अब पहले होता था कि जी फलाँ बंदा ट्रांसप्लांट करा के आया, वो साबुन भी डॉक्टर साहब ने उसको लिख के दी हुई है, ये यूज़ करनी है, शैम्पू भी है। अब वो मुल्तान या लाहौर से करा के आया तो बाल कटवाने भी वहीं वापस जाएगा। तो इस वक़्त इस मामले में आपकी तरफ से क्या प्रिकॉशंस इसमें दी जाती हैं? सिंपल मेडिसिन है जो ट्रांसप्लांट के बाद 7 दिन खानी होती हैं, 7 दिन सिर्फ़। और उसमें एंटीबायोटिक होती है, वो किसी भी हर जगह से मिल जाती है। उसके बाद ठीक है, मल्टीविटामिन्स हैं और एक स्प्रे है, वो भी हर जगह से मिल जाती है। ऐसा कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी वो डॉक्टर की क्लिनिक से ही मिलेगी, हर मेडिकल कटिंग स्टोर से कटिंग के मिलेगी। मामलात और वो इनिशियली तो आप नहीं करा सकते, मगर जैसे ग्रोथ हो जाती है उसके बाद जैसे बाल कटवाते जाएँगे, नॉर्मल बाल होते हैं, जैसे वो ग्रोथ होते हैं वैसे ही ये ग्रोथ होती है ठीक है। उसकी। फिर कॉन्सेप्ट होता है कि जी ट्रांसप्लांट करा लिया, अब जो है ना बंदा टेंड नहीं करा सकता, हज उम्रे नहीं, पे नहीं, जाके स्पेशली। करा सकते। वो बिल्कुल उसमें भी हाँ। किसी किस्म का सारी मिथ्स बनी हुई हैं, नहीं, नहीं, जो कि हज उम्रे पे जाएँ तो जैसे मर्ज़ी उसमें किसी किस्म का हेड वो नहीं शेव है। किया जा सकता है। अच्छा, ट्रांसप्लांट की कितनी एपिसोड्स जो है ना वो पॉसिबल हैं? एक दफ़ा कराया अगर तो दमे में डोनर एरिया अच्छा है, ठीक है, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि पेशेंट का डोनर एरिया कैसा है। ठीक हो गया। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट पे सिर्फ़ सर के बाल हैं या फिर मूंछें और दाढ़ी इस वक़्त बियर्ड जो है भी ना होती है, बियर्ड भी होगी? बियर्ड भी होती है। उसका फिर डोनर एरिया आप कहाँ से लेते हैं? जहाँ से हम बालों के लिए ऑक्सीपिड से ले रहे हैं। ठीक है। पहले होता था कि आप इतने रुपए में एक बाल हमसे लगवा जाएँ। इस वक़्त जो है ना वो हेयर ट्रांसप्लांट के क्या चार्जेज़ किस तरीके से चल रहे हैं? डिपेंड करता है कि पेशेंट का बाल्डनेस का लेवल क्या है, एरिया के अकॉर्डिंगली, एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग भी हो जाता है कि लमसम आप इतना एरिया है तो इतने बाल आइडियली ठीक लग है, जाएँगे और इतनी अमाउंट होगी, ठीक है। और पर फॉलिकल भी होता पर है। फॉलिकल भी अभी भी वैसा ही ये सारा सिनेरियो चल रहा है। दोनों तरह ही हो रहा है। आपसे अगर जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो, तो उसके लिए पहले इसकी कोई प्रिकॉशंस हैं या क्या सिनेरियो होता है इसमें? बेसिकली पेशेंट को पहले देखना पड़ता है कि ठीक उसका है, डोनर एरिया कैसा है और जो एरिया कवर करना है वो कितना है। ठीक हो अगर गया। डोनर एरिया अच्छा है तो फिर तो किया जा सकता है, अगर डोनर एरिया अच्छा नहीं है तो फिर कुछ अर्से के लिए मेडिसिन देंगे, और अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग क्विट करेगा ठीक फॉर है। टाइम बिंग, ताकि प्रोसीजर किया जा सके। तो अगर कोई सिगरेट नहीं छोड़ना चाहता तो फिर ट्रांसप्लांट का क्या ऑप्शन है? अ, उसका फिर ना रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है, कर देते हैं आपका एज़ सच उसमें वो नहीं है, मगर रिजल्ट उसके फिर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। ठीक हो गया। इसमें कोई लोकल एनेस्थीसिया जो आप लगाते हैं उसका भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है स्मोकर्स पे या हम्म, उसमें थोड़ी सी डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा कॉस्मेटिक सर्जरी का एक प्रोसीजर है स्कार रिविजन का। इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा क्या स्कार होता है? रिवीजन क्या हो सकता है उसमें? बेसिकली जैसे कोई चोट लग गई चेहरे पे थी और वो निशान बना, बहुत विजिबल है, बड़ा सारा निशान है, उसको ये है कि उस स्कार को काट के छोटा सा बारीक एक स्कार में के जैसे एक लाइन महसूस हो, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाना कि देखने में ज़्यादा बुरा ना लगे। सही। तो ये स्कार रिवीजन है। अच्छा सर ये आपकी कॉस्मेटिक सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं ये हो गए। अब आपकी कोई रिकंस्ट्रक्शन प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं मैं थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दूँ। पहले वो जो थे सारे जो सिर्फ़ खूबसूरती के लिए थे। रिकंस्ट्रक्शन वो हैं जो किसी वजह से अगर आप में कोई मसाइल आ जाएँ, तो उनको असल हल करके आपके उन मसाइल को ख़त्म करने का बेहतरीन हल जो है वो प्लास्टिक सर्जरी में है। तो मैं उस हवाले से सर आपकी ये थोड़ा-सा चाहूँगा कि कौन-कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में नॉर्मली परफ़ॉर्म रिकंस्ट्रक्शन करते हैं? में बेसिकली कि कोई चोट लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया और उसके बाद ज़ख़्म बन गया, तो उसके ऊपर ये है कि जेल लगाई जाए। हड्डी जो है वो सामने एक्सपोज़ हो गई, उसके ऊपर फ्लैप किया जाए, और ये सारा कुछ रिकंस्ट्रक्शन में आ जाता है। फिर कि जल गया कोई मरीज़, खुदा न ख़ास्ता आग के साथ कोई करंट लग गया, उसके ठीक है, साथ जो उसके ज़ख़्म बनते हैं, उसको उन ज़ख़्म को जो है वो जेल लगा के या फ्लैप करके कवर करना, ताकि उसका जो है वो ज़ख़्म ख़त्म हो जाए। तो ये सारा कुछ रिकंस्ट्रक्शन में आ जाता है। ठीक हो गया। इवन कैंसर जो हैं डिफरेंट तरह के, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो निकालना, उसके ऊपर जो डिफेक्ट बनेगा, वो चेहरे के मुंह के अंदर के जो कैंसर होते हैं वो ठीक है, सारा निकाल के उसका जो टिश्यू लॉस होता है उसको फिल करना और ठीक हो गया। रिकंस्ट्रक्ट करना। अच्छा नॉर्मल जो जनरल सर्जन्स हैं,
वो भी स्टिचिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी वाले भी स्टिचिंग कर रहे हैं। स्कार जो उसके बाद बन रहा है, जो ऊपर निशान, बेसिकली सादा लफ्ज़ों में जो है टाँकों का निशान, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई आपकी टेक्निक्स उनसे डिफरेंट हैं, कोई बस आप उसमें। स्टिचिंग का अंदाज़ थोड़ा-सा बेहतर होता है और कुछ ठीक है, फाइन सुच्चर यूज़ किए जाते हैं बारीक, ठीक है। तो इसकी वजह से अ, निशान कुछ बेहतर बनते हैं। बेसिकली सुचर्स बोलते हैं उन धागों को जिनके ज़रिए से टाँके लगाए जाते हैं। तो उसमें वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसकी वजह से भी ये सारे का सारा फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि गाँव देहातों में कहीं एक्सीडेंट हुआ, हल्का-सा यहाँ हुआ और उसके बाद जैसे मोची ने जूता सिलाई किया हुआ होता है, उससे भी बुरी हालत में एक लोकल बंदा वहाँ बैठा हुआ, वो स्टिच करके वो कर देता है, सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो चेहरे पे निशान पड़े रह जाते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो आपके पास कंसल्टेंट हैं इस पर्पज़ के लिए, उनसे रुजू करें ताकि आपके इश्यू जो हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सकें। अच्छा सर, यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग को थोड़ा-सा सादा लफ्ज़ों में हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि स्किन ग्राफ्टिंग बेसिकली है क्या? स्किन ग्राफ्टिंग बेसिकली जैसे किसी के बाजू पे या कहीं पे भी जल गया, कोई चोट लगी, स्किन लॉस हो गया, ठीक ठीक है। है? नीचे से टिश्यू, मसल वगैरह एक्सपोज़ है, जल्द तो ख़त्म हुई और नीचे जल्द वाला ख़त्म गोश्त हो बाहर गई। नज़र आने तो लग गया। हम जिस्म के एक और हिस्से से जल्द तह उठा के और वो हम जाके जिस जगह पे ज़ख्म है, उधर लगा देते हैं। तो जहाँ से लेते हैं वहाँ पे 2 हफ़्ते के बाद जब पट्टी ठीक है। खोलते हैं तो उस जगह खुद ब खुद। खुद ब खुद हील हो चुकी होती है और ठीक वो है। जगह जहाँ पे जेल लगाते हैं, वो निस्बतन के वैसे अगर पट्टियाँ करके करते हैं तो शायद कभी भी ना भरती, वो कुछ दिनों के अंदर ही वो जगह भी फ़ौरन बढ़ जाती है। हील हो जाती ठीक है। तो आप लोग इसके साथ कोई मसल ग्राफ्टिंग या फिर बोन ग्राफ्टिंग कुछ इस तरह के भी है। आपके बोन हैं? ग्राफ्टिंग तो तब ना की जाती है कि जब कोई बोन का डिफेक्ट हो, बोन शॉर्ट हो जाए। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद हड्डी टूट गई, हुँ, अब उसको फिल करने के लिए कहीं और से हड्डी लेके। किया जा सकता है और ठीक कई है, दफ़ा जैसे मैंडिबल का कोई ट्यूमर है, ठीक है। मैंडिबल पे जबड़ा की हड्डी मरीज़ की ये पूरी नीचे निकल वाली जो गई, बड़ी। तो उसको दोबारा बनाने के लिए टाँग के अंदर से हड्डी लेके उसके साथ जबड़े को दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, ये भी बोन वहाँ पे भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फ्लैप सर्जरी जो है ना, ये। फ्लैप ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई न्यूरोवास्कुलर बंडल एक्सपोज़ हो जाए, ठीक है, जॉइंट एक्सपोज़ हो जाए, कोई बोन एक्सपोज़ हो जाए, कोई ठीक वाइटल है, स्ट्रक्चर एक्सपोज़ हो जाए तो वहाँ पे हम फिर स्किन ग्राफ्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर ठीक है। फ्लैप करना पड़ता है। मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पर आपके खून की नालियाँ ज़्यादा पड़ी हुई हों करीब, उसमें ठीक है, आपकी हड्डी नीचे से निकल आई है, आपका जो मसल ऊपर गोश्त है, उसमें मसले आ गए हैं, तो वहाँ पे ये फ्लैप फ्लैप को सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें तो क्या कह सकते हैं? फ्लैप सिर्फ़ जैसे हम स्किन ग्राफ्ट में जस्ट स्किन यूज़ की जाती है ना, ठीक है, फ्लैप में ये है कि स्किन उसके साथ डीपर टिश्यू भी होगा, उसमें मसल भी हो ठीक सकते है। हैं, उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू भी हो सकता है। आपके ही जिस्म का गोश्त साइडों से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस जगह पे बना हुआ है, तो यहाँ यहीं खड़ा-सा से पड़ गया, यहीं से जो है ना, साइडों गोश्त से और हाँ जी, गोश्त जो है ना उसके ऊपर करके उसको हम फिर स्टिच करके और वो फिर। डिफेक्ट खत्म किया जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे डिफेक्ट आया था वो साथ वाले गोश्त ने बेसिकली उसको आगे अगर फ़िल किया तो उसको हम फ्लैप उसमें कहेंगे, अगर और जल्द ये ख़राब थी सिर्फ उसको हम फिर नहीं स्किन लाज़मी ग्राफ्टिंग नहीं है कि कहेंगे। साथ से ही लिया जाए। ठीक है, कुछ फ्री फ्लैप्स होते हैं और वो जिस्म के दूसरे हिस्से से लाके लेके भी। लगाए जाते हैं। उसके ठीक जो है, वेसल्स होती हैं उसका एनास्टोमोसिस किया जाता है। ठीक। अच्छा सर, कुछ जगहों पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्न का पेशेंट है, उसकी सारी स्किन जो है ना वो बर्न हो गई है, फिर उसमें आप लोग क्या ट्रीट करेंगे उसको? आइडियली तो इस तरह का जो पेशेंट है ना, वो स्पेसिफिक बर्न यूनिट्स में जाके ही ठीक है। मैनेज किया जाता लेकिन है। है तो सारा प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक का। सर्जरी के अंडर आता है। उसमें है कि अगर तो उसका डोनर एरिया कुछ बचा हुआ है, नहीं तो स्किन सब्स्टिट्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया जाता है। पेशेंट स्टेबलाइज़ हो गया, कुछ उसका एरिया अगर होता है अवेलेबल हमारे पास स्किन जी। ग्राफ्टिंग के लिए, तो वहाँ से हम लेके विद टाइम स्टेजेस में थोड़ा-थोड़ा करके उसको कवर करते हैं। ऊपर वाली जो जल्द ख़राब हुई थी। अच्छा, सपोज़ जिसका बिल्कुल ही वो हो गया सारे का सारा स्किन। 100% बर्न में तो मोर्टेलिटी पे ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। ठीक है, अगर स्किन कुछ ना कुछ जलेगी तो उसकी बच मौत जो जाती है है। ना वो हर हाल में नॉर्मली जो है वो पेशेंट्स 100% की बर्न में तो फिर मोर्टेलिटी भी ठीक हो गया। किसी मतलब और कुछ ना कुछ पेशेंट की एरिया नहीं वो जो है ना अगर ले भी लेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बॉडी उसको रिजेक्ट कर हुँ। देती है। ठीक है, रिजेक्शन रेट, ये इस पे कुछ ट्रायल हो चुके हैं या कहीं कोई इसका सक्सेस रेट क नहीं, ना हेयर आप किसी और से ले सकते हैं, ना बोन, ना मतलब। सेम उसी इंसान की।
ठीक है, उसके अलावा कहीं से भी वो हाँ, वाली चीज़ें पॉसिबल हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर किडनी ट्रांसप्लांट में हम दूसरे पेशेंट हाँ, से लेके उसमें उसको ले वो लेंगे। ये है कि मैचिंग वगैरह की जाती है और ले सकते हैं, ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक। इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई या फिर रिसर्च तो चल रही है मगर ज़रूरत नहीं ये है पड़ी? कि अभी तक तो यही है कि ग्राफ्ट सेम पेशेंट का। जी, ठीक हो गया। आपके यहाँ इसमें कटे होंठ वाले, कटे तालू वाले जो हैं, बिल्कुल। पैदाइशी जो बच्चे हैं जिनके कटे हुए होंठ हों, कटे हुए तालू हों, ऐसे बच्चों को भी प्लास्टिक सर्जरी में ही ट्रीट किया जाता है। जो होंठ हैं, वो आइडियली 3 माह की उम्र तक बच्चे का ऑपरेट होके रिपेयर कर देना चाहिए। जो तालू पैदा है होने के प 3 महीने पैदा होने बाद? के 3 महीने तक। ठीक है। जब 3 महीने की उम्र बच्चे की हो जाए, तो जी, कर ठीक है। देना चाहिए। और जो तालू है, वो 9 माह से लेके 1 साल के अंदर तक हो की जाना उम्र चाहिए। में हो जाना चाहिए, ताकि उस टाइम के बाद जो बच्चे की बोलने की सलाहियत है और आवाज़ वो डेवलप हो रही जी। होती है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, अगर डिले करते हैं तो। मैक्सिमम किस एज तक ये सर्जरीज़ की जा सकती हैं? आइडियली जो एज है, वो तो मैंने आपको बताई। ठीक है। वो इसी एज में हो जाए, ताकि उसके बाद जो वॉइस डेवलप हो रही है, उस डेवलपमेंट में बच्चे की आवाज़ चेंज ना हो। नहीं, एक लिमिट होगी ना कि भाई अब इस एज में पहुँच के अब इस ऐसा कुछ कुछ नहीं कर सकते। जैसे बच्चे की जब लैंग्वेज डेवलप हो गई, ठीक है। उसके बाद सर्जरी करने का फिर इतना कोई वॉइस पे फ़ायदा नहीं होगा। वो बोलते हैं तो कुछ आवाज़ उसकी नाक नेज़ल टिंज नाक होगी, से नाक थोड़ी-सी से आवाज़ आएगी। फ़ील हो रही होती है हुँ। और उस तरह का। ठीक हो गया, अगर वो उसमें हम कोशिश भी करें तो फिर भी जो है ना वो वैसे के वैसे ही रह जाएँगे। फिर स्पीच थेरेपिस्ट का रोल आ जाता है उसमें काफ़ी, अच्छा, वो कि आके सर्जरी कर दी जाए और स्पीच थेरेपिस्ट उसको कुछ ना कुछ करे। तो आपके इसमें प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में भी स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं या फिर इसको आप प्रेफ़र ही ये करते हैं अलहदा अलग? एक स्पेशलिटी है, उसी को रेफ़र करना पड़ता है स्पीच थेरेपिस्ट को। जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे शुरू में बात की कि जिनकी उँगलियाँ ज़्यादा हैं, हाथ जुड़े हुए हों, तो इसको एक्सप्लेन करें ताकि हमारे जो ऑडियंस कुछ में। जैसे अल्लाह ने 5 उँगलियाँ दी हैं, ठीक किसी है, के हाथ में 6 होती हैं, कुछ में होती 5 हैं कि ये 2 वाली उँगलियाँ आपस में जुड़ी हैं जुड़ी हुई पैदाइशी, होती हैं। फिर इन 2 उँगलियों को अलहदा करना, दरमियान वाली या कोई भी उँगलियाँ जुड़ी हुई हो सकती हैं। कुछ के ऐसे होता है कि पूरा हाथ की उँगलियाँ ही जुड़ी होती हैं, ठीक है, उनको जो है अलहदा-अलहदा करना, ये भी इसी में शामिल है। ठीक हो गया। कुछ ये उँगली जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह से कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें इसमें ज़रा स्ट्रेच सी होती है, यहाँ से इधर से साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, कॉन्ट्रैक्चर उँगली डेवलप हुआ है। टेढ़ी हुई हुई है, जी, जी। चोट लगने से या कोई इन्फेक्शन होने से, ज़ख्म बनने से, जलने से मोस्ट कॉमनली ये कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं। ये भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है, और उसमें ये है कि इसको प्लास्टिक सर्जरी करके उसके ज़रिए से बिल्कुल हम जो है सीधा ना किया उसको जाता फिर है, ताकि रिपेयर उसका करते हैं। फंक्शन वापस आए। अच्छा, मैं कुछ रैपिड फायर ना करना चाहूँगा, कुछ आपकी उसमें इस वक़्त की सबसे बड़ी इनोवेशन जो है प्लास्टिक सर्जरी में, वो कौन-सी है? जो मोस्ट कॉमनली इस टाइम पे, तो स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स हो गए। अच्छा, बोटॉक्स आप प्रेफ़र करेंगे या फिलर्स प्रेफ़र करेंगे? अपर 1/3 ऑफ फेस बोटॉक्स, उसके ठीक है, लोअर 2/3 फिलर्स। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली किस एज तक के लोगों को एक लिमिट है कि भाई इसके बाद आप समझते हैं कि नहीं कराना चाहिए? ज़्यादा ओल्ड एज में रिजल्ट भी कुछ खास अच्छे नहीं होते। ठीक हो गया। बाकी अच्छा, जितना यंग हो, जब बाल्डनेस हो गई है तो करा लेना चाहिए। मेल पेशेंट्स इसमें प्लास्टिक सर्जरी में आपके लिए ज़्यादा वो हैं या फीमेल रिलैक्स रहती हैं? आपके जो इसके जो प्रोसीजर्स हैं मेल और फीमेल्स में, दोनों ही। दोनों ओके हैं? ठीक हो गया। लिकेड राइनोप्लास्टी या फिर सर्जिकल सर्जिकल राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी। सर्जिकल राइनोप्लास्टी में कुछ इस वक़्त मिथ्स जो आपके, जिससे आप खुद भी तंग हो गए, यार ये क्या लोगों ने दिमाग में डाल दिया हमारी फील्ड में, कोई ऐसी बात? अनरियलिस्टिक जो है पेशेंट की अप्रोच और एक्सपेक्टेशन। वो जो खुद गूगल से पढ़ के आएगा उसके बाद फिर ठीक। मैं पिछले दिनों, हमारा एक पेशेंट था शायद आपके पास, तो पेशेंट आ रहा है कि जी ये हो गया, ये हो गया। डॉक्टर साहब ने बड़ा सादा लफ्ज़ों में कहा, भाई अगर मरीज़ ठीक कराना ना तो इसके अटेंडेंट का गूगल बंद करा दो, आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। नहीं तो इसके मसले इसी तरीके से चलते रहेंगे। कोई ऐसा प्रोसीजर जो आप नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का सबसे फ़ेवरेट प्रोसीजर मेरा ये है? हेयर ट्रांसप्लांट हेयर ये तो बहुत और लंबा नहीं है। राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी, ठीक हो गया। गायनोकोमेस्टिया का एक पहले प्रोसीजर होता था जो प्रॉपर सर्जिकल चलता था, एक उसमें लाइपोसक्शन है। लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन इजी है। लाइपोसक्शन के बाद के साइड इफ़ेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये है कि केयर है फॉर टाइम बीइंग, मेडिसिन और कुछ कंप्रेशन गारमेंट्स।
बाकी कुछ भी सेफ प्रोसीजर है, निशान नहीं बनता, ठीक है। स्कारलेस प्रोसीजर। मैं एक जगह पे देख रहा था कि जनरल सर्जन दिखाया, उसके पास थोड़े से पैसे शो कराए, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन शो कराया, उसके बाद उससे ज़्यादा पैसे थे, फिर न्यूरो सर्जन था, उसके बाद काफ़ी सारे पैसे थे, और फिर जब कार्डिक सर्जन था, वो 2 बैग उठा के जा रहा है। जब प्लास्टिक सर्जन की बारी आई ना सर, वो पैसों के बैग रखे हुए हैं उसके ऊपर, जनाब यूँ करके टाँग पे टाँग रखे प्लास्टिक सर्जन सब बैठे हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है ये या कॉस्मेटिक सर्जरी आजकल जो है ना, सोशल मीडिया की वजह से नो हाउ बहुत आती जा रही है। ठीक है? तो फिर यही लगता है कि प्लास्टिक सर्जन बहुत कमा रहा है। लगता है या हकीकत है? बस मिक्स ही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा सर, आप अपनी सारी फ़ील्ड के हवाले से हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को किसी मिथ से बचाने के लिए, जो आपको लगता है कि ये वाला मसला मेरे पास बार-बार आ रहा है, बस इससे लोगों सोशल को मीडिया पे देख के ना अनरियलिस्टिक अपनी अप्रोच रख के कि चेहरा ये हो जाए, ये चेंज हो जाए, अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। मैं पिछले दिनों एक जगह पे गया, एक मेडिसिन उन्होंने दी हुई कि जी ये हमारे पास है नोज़ रिफाइनिंग सीरम। दोस्त ने राइनोप्लास्टी और हर चीज़ को ऐसी-तैसी फेरी हुई, जब मैंने उसको ओपन किया सर उसके अंदर से लिक्विड पैराफिन निकला। जो कि बंदा ऑनलाइन बना के उसको जो है ना वो सेल कर रहा है कि आप इससे लगाएँगे आपके जो है ना वो नोज़ रिफाइनिंग हो जाएगी। जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं है, दीवाने का ख्वाब है बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, आपसे अगर कंसल्टेशन चाहिए हो किसी को हमारे ऑडियंस में से, तो कहाँ पे आपसे राब्ता किया जा सकता है? सर्जरी केयर में मॉर्निंग में शाहिद इस्लाम। ठीक है। और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा। मॉर्निंग में वहाँ पे 8 से 2, और उसके बाद अगर आप इवनिंग में, मोस्टली लोग मॉर्निंग में अपनी जॉब्स वगैरह पे बिज़ी होते हैं, तो इवनिंग में भावलपुर में है सर्जी केयर हॉस्पिटल, वहाँ पे आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। उनके असिस्टेंट का नंबर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन सर, अगर कोई दूसरी सिटी से लोग बैठे हुए आपसे कंसल्ट करना चाहें तो ये मेरा नंबर अ, व्हाट्सएप पे भी उम, अवेलेबल है। ठीक है, अभी व्हाट्सएप जो है ना वो नंबर आपका असिस्टेंट का इस पे सर का शो हो रहा है। आप उनसे राब्ता करके अपनी जो है वो बुकिंग इस पे करा सकते हैं। अगर आप हमारा रेफ़रेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। मैं पर्सनली इस बात का बड़ा गवाह हूँ कि जो बैगों और छुरी वाली मैंने बात की है ना, एज़ सच अभी इतनी तेज़ नहीं है, आगे भी अल्लाह वो करे। आपको बहुत ही इकोनॉमिकल उस पे आके, मैं इवन के कुछ लोगों को दोस्त मुझे छेड़ते हैं कि लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, कोई मेडिसिन वाला, आपके जो है ना फैमिली डॉक्टर्स, आपके जो भी दोस्त हैं सारे के सारे उस्मान भाई के साथ अटैच हुए हुए हैं, ठीक है? इवन कि आज हम जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक़्त भी यहाँ पे 5 लोग ऐसे हैं जो इनके इस वक़्त तक जो हैं इंक्लूडिंग मी पेशेंट रह चुके हुए हैं। तो सारी चीज़ों में सर्जिकल केयर बहुत अच्छी है, सर्जिकल हैंड बहुत अच्छा है। जो एक्सपेंसेस हैं उसमें बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे आके आपकी सारी चीज़ें जो है ना इसमें देखी जा सकती हैं। आपको प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से किसी किस्म का कोई भी अगर क्वेश्चन करना हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। सर के साथ हम राब्ता करके आपकी उन सारी की सारी क्यूरीज़ को हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सर आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दें। हमारे जो हैं वो हमारे तवज्जुद से हमारे दोस्त आपके पास आते रहेंगे अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के, अल्लाह ना करे किसी को रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाना पड़े। तो ये वो डॉक्टर हैं जिनको बंदा वैसे कह सकता है कि चल यार खूबसूरत होने के लिए इनके पास तुम चक्कर लगा सकते हो, नहीं तो बंदा डॉक्टर्स का या हॉस्पिटल का नाम सुन के ना अमूमी तौर पे ज़हन में ये आता है कि भई अल्लाह बचाए आपकी मेहरबानी, हम ऐसे ही ठीक हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको लोग ढूँढते हैं कि यार थोड़े से बाल होने लगे, पीआरपी करानी है, अच्छा थोड़ा-सा ये हो गया, मैंने इसको सर सॉरी, हाइड्रा फेशियल दरमियान में रह गया। हाइड्रा फेशियल भी प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन में है। प्लास्टिक सर्जन भी कर रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं, दोनों। ठीक है, आपके पास भी हाइड्रा फेशियल की अवेलेबिलिटी है। शादी करवाने से पहले चिट्टे गोरे होने के लिए कुछ प्रोसीजर्स पहले पॉडकास्ट के अंदर भी गुज़रे हैं। मज़ीद हाइड्रा फेशियल के लिए भी आप लोग जो हैं वो राब्ता कर सकते हैं। आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चन, आपकी क्यूरीज़, आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी ज़िंदगी के बाकी मसाइल के हल को लेते हुए इंशाल्लाह। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।